आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मतलब इन शॉर्ट बोले तो हम एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं। एनसीईआरटी रीडिंग में किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। इस चैप्टर में क्या खास है? इस चैप्टर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में तो जानोगे ही, जो कि छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। उसको डिटेल में जानोगे, उसका पूरा मतलब क्या करोगे, चीड़ फाड़ करके अंदर देखोगे कि उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसकी फिजियोलॉजी कैसे है, कैसे यूरिन बनता है, किस तरह से एक्सक्रीशन होता है। लेकिन 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 उससे पहले मतलब मैं श्योर हो जाऊं कि सबको पता है इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या अंतर है। सबको क्लियर है ना इजेशन और एक्सक्रीशन में? यस है ना। मैम। इजेशन क्या होता है? सॉलिड वेस्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उसको रिमूव करना बॉडी से, दैट इज इजेशन। और एक्सक्रीशन क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट, जो आपने खाना पचा लिया, अब वो खाना कहाँ जा रहा है? उससे जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो लीवर तक जाएंगे, लीवर से फिर क्या बनेगा? यूरिया बनेगा, यूरिया से फिर वो जाएगा किडनी तक, और फिर वो क्या होगा? फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद फिर नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ किडनी ही आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसके अलावा भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे पास प्रेजेंट है कि नहीं? है ना। एक्सक्रीशन हम अलग अलग जगह से करते हैं। सो एक्सक्रीटरी पार्ट कौन कौन से हैं, ऑर्गन कौन कौन से हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन सा है, और सिर्फ ह्यूमन के बारे में नहीं, पहले हम सारे फाइलम का देखेंगे, फिर ह्यूमन का देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि यूरिन एक्चुअली बनता कैसे है, और किडनी से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सो टोटल आप क्या बन जाओगे? डॉक्टर बनने वाले हो, है ना। सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसका वेटेज कितना होगा बच्चे? मैंने पहले ही बताया है कि पूरा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका वेटेज कितना होता है? 14 to 15 क्वेश्चन। तो अगर 14 to 15 क्वेश्चन का वेटेज है तो कोई श्योर नहीं है कि इस चैप्टर से कितना आएगा। कितना भी आ सकता है भाई, एनटी वालों के दिमाग पे है कि वो पूरे फिजियोलॉजी में से किसी चैप्टर से कितना क्वेश्चन दे देंगे, किसी चैप्टर से कितना क्वेश्चन दे देंगे, कोई श्योर नहीं है, ठीक है। और इस चैप्टर का सबसे ज्यादा जो फंसाने वाला टॉपिक है वो कौन सा है बताओ? काउंटर करंट। काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मजेदार स्टोरी के थ्रू, मतलब चुटकी में बना लोगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करता है। दिन भर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। तो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है हमारे बॉडी का, एंड एंश्योरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर एक टाइम टीचर आपको रोक दे, एग्जाम देते रहते हो, टीचर रोक दे कि नहीं नहीं जाना टॉयलेट, कैसा लगता है? अगर थोड़ी देर के लिए टॉयलेट नहीं जाओ तो लगता है कि प्राण निकल जाएगा। हाँ, तो सोचो कि अगर किडनी वर्क करना छोड़ दे, अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं हो तो हमारी क्या हालत हो जाती? 2 दिन में मरे पड़े हुए होते कहीं पे, है ना। सो कितना इंपॉर्टेंट हमारा ये ऑर्गन है और मजेदार ये चैप्टर है। तो सभी एनसीईआरटी खोल के बैठ गए हो? यस मैम। एक्सप्रेशन का सुन करके सुसु करने तो नहीं चलेगा? नहीं ना, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप यहीं बैठना है। हाँ, पानी कम पीना, उतना ही पीना कि दिमाग जगह पे रहे। ओके, सो एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक Na+, K+, Cl- फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, इस तरह की चीजें हमारे बॉडी में क्या होती जाती है? एक्यूमुलेट होती जाती है। ये कहाँ से आती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू आती है। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है, डाइजेशन चलता है, रेस्पिरेशन चलता है, ये सारी क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू ये सारी चीजें हमारी बॉडी में डेली बनती हैं, और इन सब को निकालना बहुत जरूरी है बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। एक्सेस इंजेशन, आप ज्यादा ठूस ठूस के खाओगे तो ज्यादा बनेगा। आप किस तरह का खाना खाते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका वेस्ट निकलेगा, ठीक है। दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। इन सब्सटेंस को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on some nitrogenous waste. तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो? एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंस का एलिमिनेशन कैसे होगा? स्पेशल हम किस पे ध्यान देने वाले हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को हम कैसे निकालेंगे। क्लियर? सो कौन कौन से मेन वेस्ट होते हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल। पहला जो स्टार मार्क लाइन है वो क्या है? ये, ठीक है।
बेस्ड ऑन कि अमोनिया हम निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं या यूरिक एसिड निकालते हैं, एनिमल्स कितने पार्ट में कैटेगराइज हैं बेटा? सबको पता है कितने पार्ट में कैटेगराइज है? 3 पार्ट में, है ना? अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, है ना? 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। जो अमोनिया निकालता है उसको उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिज्म। जो यूरिया निकालता है उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिज्म। और जो यूरिक एसिड निकालता है उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिज्म। ठीक है, इन तीनों में क्वेश्चन आता है कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, लेकिन यूरिक एसिड का नाम सुन के क्या लगता है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा? यूरिक एसिड। लेकिन ये क्या है बेचारा? लीस्ट टॉक्सिक है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो टॉक्सिसिटी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉक्सिसिटी को अरेंज करो। ठीक है, तो अमोनिया सबसे ज्यादा हाईली टॉक्सिक है। तो ये हाईली टॉक्सिक है, तो इसको निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी बॉडी से अमोनिया ही डायरेक्ट निकाल दो, लीवर को काम ना कराओ, अमोनिया ही डायरेक्ट निकाल दो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बाल्टी बाल्टी भर पानी पीना पड़ेगा डेली, या दिन भर पानी में डूबे रहना पड़ेगा। तो ये कौन कर सकता है? बेटा, ये कौन कर सकता है? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कर सकते हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स ये काम आसानी से कर सकते हैं, दिन भर पानी में डूबे रहना। तो ये बोलते भाई सारा लफड़ा छोड़ो, हम तो है अमोनिया निकालेंगे डायरेक्ट। तो पता है एक्वेटिक एनिमल्स को किडनी की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? किडनी की जरूरत नहीं है, नो किडनी। क्यों किडनी की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये जो अमोनिया है, अमोनिया कैसे निकल जाता है बेटा? एक्सक्रीट डायरेक्टली थ्रू, ना पेस्ट नहीं, डायरेक्टली थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन वाया गिल्स। ठीक है, गिल्स वगैरह के थ्रू डिफ्यूजन से ये क्या हो जाता है? ये डायरेक्टली निकल जाता है। तो इनको किडनी वगैरह की जरूरत नहीं है। ओके, यूरिया क्या है? अमोनिया से थोड़ा सा लेस टॉक्सिक है। हम में यूरिया बनता है। अब हम में यूरिया किसकी मदद से बनता है? हमें यूरिया बनता है किसकी मदद से? लीवर की मदद से। ठीक है, लीवर क्या करता है? अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है बेटा? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। किसके थ्रू? कौन से मेथड के थ्रू? किसी को पता है? जल्दी बताओ। यूरिया साइकिल। और इस यूरिया साइकिल को हम और कौन सा साइकिल बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे अभी लिखा है कि कौन करता है ये काम? लीवर करता है। तो लीवर कैसे करता है? ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। आपको ऑर्निथिन साइकिल पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सा साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल और द यूरिया साइकिल। अब क्वेश्चन आता है कि अमोनिया को यूरिया में बदलने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहला क्यों बदले? हैबिट थोड़ा लेस सबसे टॉक्सिक बन जाए। सबसे पहले लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? एनसीईआरटी आपको ये वाले लाइन के लिए क्या यूज करती है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। किसके लिए बेटा? क्यों हम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर? ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना चाहते हैं। और क्यों? हमको अपने सारे ऑर्गन को बचाना है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन, स्पेशली डेलिकेट ऑर्गन हमारा कौन है? हार्ट है। तो अगर हार्ट में डायरेक्ट अमोनिया चल गया बेटा, और हम इतना पानी यूज नहीं कर सकते, तो क्या होगा? हार्ट कुछ ही दिन में खत्म, खराब, टाटा बाय बाय, है ना? फिर यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है। ये कौन यूज करता है? एप्स, हाँ, बर्ड्स यूज करते हैं, रेप्टाइल्स यूज करते हैं, एंड सम इंसेक्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, यूज नहीं करते हैं, निकालते हैं, है ना? ठीक है, ये मैकेनिज्म यूज करते हैं, हाँ, ये निकालते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ओके, तो जब आप पार्टी में कहीं तैयार होके बन ठन के जा रहे होते हो, तो कभी आपके ऊपर सफेद सफेद गिरा होगा, ऊपर से प्रसाद गिरा होगा पार्टी वार्टी में जाते, है ना? जिसको कोई गुड लक बोलता है, कोई बैड लक बोलता है। तो बेटा ना वो गुड लक है ना वो बैड लक है, वो जो कोलगेट जैसा है, वो क्या है? पक्षियों का यूरिन है। ठीक है,
वो क्या है, उनकी यूरिन है ना, जिसको हम पैलेट बोलते हैं और पेस्ट बोलते हैं, है। तो कोलगेट जैसा जो आपके ऊपर गिरता है, गाड़ी के ऊपर गिरता है, नई गाड़ी के ऊपर जरूर गिराते हैं वो, है ना। तो वो जो कोलगेट जैसा गिर रहा है वो क्या है, वो क्या है, पैलेट है, पैलेट है, या फिर हम इसको पेस्ट बोलते हैं। बिल्कुल इनका जो यूरिन है बेटा बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये कोशिश करते हैं कि कम से कम वाटर बाहर जाए, क्यों, क्योंकि भाई ये कम से कम वाटर लेते हैं ना, कम से कम वाटर लेते हैं ये, तो ये कोशिश करते हैं कि कम से कम वाटर का लॉस हो बॉडी से। ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी देखते हैं क्या कह रही है, कुछ छूटा तो नहीं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, वेयर एज यूरिक एसिड, देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका एसर्शन रीजन, क्या बन रहा है, एसर्शन रीजन बन रहा है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि एसर्शन में दे देगा वी एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है, रीजन में क्या दे देगा कि बिकॉज अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, तो ये सही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है, एसर्शन रीजन। तो जहां जहां मैं आपको बताती हूँ कि एसर्शन रीजन बनता है, वहां एनसीईआरटी में लिखते जा रहे हो ना ए आर, जब ए आर आप लिख दोगे तो जब भी रिवाइज करोगे ना बेटा, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये पॉइंट बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल लाइन है ये, ठीक है। बीइंग लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूवल, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, कैन बी रिमूव्ड विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म कहते हैं इसको। किसमें किसमें होता है, बोनीफिस, एक्वाटिक, एम्फीबियन। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो टैडपोल है बेटा, टैडपोल है, टैडपोल, टैडपोल में क्या होता है, अमोनोटेलिज्म, ठीक है। और वहीं पे फ्रॉग में क्या होता है, बताओ, यूरियोटेलिज्म होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी कि टैडपोल भाई पानी में रहता है तो अमोनोटेलिज्म होता है, जैसे वो बाहर आ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, यूरियोटेलिज्म हो जाता है, ठीक है। तो यूरिया वाला किसमें हो रहा है, यूरियोटेलिज्म किसमें हो रहा है, एम्फीबियन एंड मैमल्स में, एम्फीबियन एंड मैमल्स, ठीक है। एक और बात, एक और बात, जो फ्रॉग होते हैं ना बेटा, फ्रॉग होते हैं, इनका जो किडनी होता है मीसोनेफ्रिक होता है, कैसा होता है, मीसोनेफ्रिक, मीसोनेफ्रिक किडनी। मतलब कि हमने क्या पढ़ा कि जो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं उसमें किडनी नहीं है, फिर जो फ्रॉग है, फ्रॉग बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो वो बोल रहा है मेरे को किडनी चाहिए, तो किडनी, इसको कैसी किडनी मिल रही है, तो ये अचानक से बड़ी किडनी तो नहीं दे देगा भगवान, बोल रहे भाई तू मीसोनेफ्रिक किडनी से काम चला, मतलब तेरे में वॉमेंस होगा, पीसीटी तक होगा, आगे कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, ठीक है, मीसोनेफ्रिक। बाकी जितने बच गए, बाकी जितने बच गए, एप्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स, इन सब में क्या है, एप्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। इनमें कौन सा किडनी है बेटा, मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी, मतलब कि इसमें सब कुछ होगा, इसमें जो नेफ्रॉन्स होंगे उसमें सब कुछ होगा, ठीक है, क्लियर, कुछ नई बातें सीख रहे हो। अमोनिया एज इट इज रेडली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस। यहाँ देखो, यहाँ से एसर्शन रीजन बन रहा है कि अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किडनी नहीं है, एसर्शन बन गया। रीजन क्या है, क्योंकि अमोनिया क्या है, रेडली सॉल्युबल है, ठीक है, और ये एक्सक्रीट हो सकती है बाय द डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन से ही बॉडी सरफेस से ये क्या हो सकती है, एक्सक्रीट हो सकती है थ्रू गिल सरफेस। अब बताओ मुझे पसीना एक्सक्रीट करना है तो उसके लिए क्या मैं बोलूं कि मेरे को एक ऑर्गन चाहिए, पसीना तो ऐसे निकल जाता है ना, पसीना भी तो हम निकालते हैं, मैं बोलूँ नहीं पसीने के लिए भी किडनी दे दो तो गलत है। तो अमोनिया के लिए, अमोनिया निकालने के लिए भगवान ने बोला कि नहीं भाई तुमको किडनी विडनी नहीं मिलेगी, तुम्हारे पास क्या है, गिल्स है, बॉडी सरफेस है, उससे अमोनिया निकालो, ठीक है, क्लियर। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल ऑन इट्स रिमूवल, ठीक। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेट्स द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक वेस्ट नाइट्रोजन लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देखो इंपॉर्टेंट लाइन है कि नहीं, यूरिया और यूरिक एसिड किस लिए दिया गया, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन एंड मरीन फिश मेनली एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, यूरिया में कन्वर्ट होता है, हम में, बाय लीवर। कौन से साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल।
ऑफ दिस एनिमल रिलीज इनटू ब्लड। अब ये जो यूरिया कन्वर्ट होता है ये कहाँ जाता है, ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से, ठीक है, फिर ये क्या होता है, फिल्टर्ड होता है, इसमें ऑक्सीजन जाता है, हार्ट के थ्रू इसमें ऑक्सीजन जाता है, और फिर कहाँ जाता है बेटा, ये किडनी में जाता है। किडनी में जाता है, उसके एक एक पार्ट को ऑक्सीजन देता है, और फिर ये वहां से छन के बाहर निकल जाता है यूरिया। ओके, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, लेकिन क्या पूरा यूरिया निकल जाता है, नहीं, सम अमाउंट ऑफ यूरिया में रिटेन, यहां से आपका क्वेश्चन बन रहा है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन इन द किडनी, क्यों 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 क्यों, टू रेगुलरिटी के लिए। मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, यहां से क्वेश्चन बन रहा है आपका असर्शन रीजन, ठीक है, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। बेटा ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? जब भी हम किडनी में एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं, तो व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मो रेगुलेशन, बताओ। वाटर का प्रेशर बराबर रहे, ऐसा कुछ, मतलब हाई से लो चला जाता है ना ऑस्मो रेगुलेशन में, देखो मतलब ऑस्मोलैरिटी ये है, कंसंट्रेशन को हाँ कंसंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी मतलब हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन आपका आयंस का, वाटर का, सबका बैलेंस बना रहे। अगर मान लो ऑस्मोलैरिटी शरीर में नहीं बनी रहेगी तो क्या होगा, जहां पे हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक वाला क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और जहां पे हाइपोटोनिक हो जाएगा, जो वाटर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गन स्वेल हो जाएगा, स्वेल हो जाए। है ना। तो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक वाली कंडीशन ना बने, ऑस्मोलैरिटी बनी रहे, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे यूरिया को मेंटेन करके रखा जाता है, थोड़ा सा यूरिया बॉडी में रखा जाता है। क्लियर? तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपका, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर यूरिकोटैलिक एनिमल्स। देखो ये इतना छोटा सा पैरा कितना ज्ञान दे करके जा रहा है आपको। मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, क्या धांसू मैंने पीपीटी बनाया नहीं तुम लोगों के लिए? यस मैम, लग रहा है लगी। अरे धीरे धीरे नेहा मैम एकदम एडवांस होती जा रही है। So, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन में हमने क्या पढ़ा, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म, ठीक है। तो हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, अमोनिया एक्सक्रीट होता है अमोनोटैलिज्म में, इसमें क्या जरूरत नहीं होती है, इसमें डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, किसमें पाया जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स में। एक्वेटिक एनिमल्स में एक सबसे जो मेन बात, आप मेन नाम आपको याद रखना, वो कौन है बेटा, टैडपोल, टैडपोल, ठीक है। फिर यूरियोटैलिज्म एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, और किसमें देखने को मिलता है, मैमल्स में। यूरिकोटैलिज्म किसमें, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म क्यों किया जाता है, टू कंजर्व वाटर। नाउ यहाँ पे आ जाता है, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। हम फिर से आ गए उसमें कि भाई हर चैप्टर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि हर फाइलम के पास कैसा कैसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है वो क्या बता रहा है कि आपको पूरे फाइलम के बारे में फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा से, पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा के पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, नो मैम। नहीं है। फिर सीलेंट्रेटा के पास है, नो मैम। बस वो होता है ना, जो कुछ एक नहीं है, साइड मतलब कुछ नहीं है इसके पास भी। टीनोफोरा के पास है, नो मैम। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, क्रिएटिव एलिमेंट्स। इन तीनों के पास नहीं है, इन तीनों के पास नहीं है, नो एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये कैसे करते हैं बेटा काम अपना, वाटर कैनाल के थ्रू, है ना, वाटर ऐसे इनमें बस पानी जाता है, पानी निकलता है। इसके बाद आप आता है आपके पास प्लेटी हेलमिन्थस, प्लेटी। सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन भगवान ने दिया था वो किसको दिया था, प्लेटी हेलमिन्थस को दिया। क्या दिया इसको, फ्लेम सेल्स। सिंगल है ना, सेल। इसको दिया बेटा फ्लेम सेल, फ्लेम सेल दिया, फ्लेम सेल। और जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलैनो, सोलैनोसाइट्स। कोई डरेगा नहीं, सोलैनोसाइट्स नाम कभी आ जाए तो बेटा कैसे याद रखना है, प्लेटी हेलमिन्थस के पास क्या है, प्लेट है, प्लेट में क्या है, फायर, फायर वाला पान, है ना, प्लेट में क्या है, फायर। तो प्लेटफॉर्म के पास क्या है, फ्लेम सेल है या सोलैनोसाइट्स है। प्लेटी हेलमिन्थस के बाद क्या आ गया, एस्कलमिन्थस। एस्कलमिन्थस के पास क्या होता है, रेनेट, रेनेट, ठीक है, रेनेट होते हैं। इसके बाद क्या आ गया, एनालीडा। एनालीडा के पास क्या होता है बेटा, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, ठीक है। नेफ्रीडिया बोलो, प्रोटोनेफ्रीडिया बोलो, ठीक है।
कुछ भी बोलो, वो किसके पास है? ये कहीं पर ना आपको क्या देखने को मिलेगा, नाम प्रोटोनेफ्रीडिया। तो डरना नहीं, वो किसके पास है? एनालिडा के पास है। एनालिडा के पास क्या है? नेफ्रीडिया एंड प्रोटोनेफ्रीडिया। एनालिडा के बाद कौन आता है? मोलस्का, मैम ऑर्थोपोडा, सॉरी ऑर्थोपोडा देन मोलस्का। ऑर्थोपोडा के पास क्या है बेटा? Malphizian tubules. Malphizian tubules. आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के पास 3-4 तरह की चीजें होती हैं। क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड होता है Book ना? gills, book lungs. बुक लंग्स, बुक गिल्स। बुक गिल्स, बुक लंग्स, वो किसके लिए होता है? ब्रीदिंग के लिए होता है Respiration. ना? Sorry. हाँ, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। फिर कॉक्सल ग्लैंड होता है, और क्या होता है? मेल्फिजियन, जो मेन सबसे मेन है वो कौन है? मेल्फिजियन। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल है या कैनाल है? Malphizian tubules. ट्यूब्यूल, याद रखना, मेल्फिजियन Tubule. ट्यूब्यूल है, कैनाल नहीं है ना, ये बात याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे? अर्थ है, अर्थ में कोर होता है कॉक्सल, ग्रीन है अर्थ हमारा, और मेंटल होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि इस 3 तरह की चीजें इसके पास पाई जाती है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल मेनली किसको देखने को मिलता है? कॉकरोच, कॉकरोच, है ना। फिर आपका क्या हो गया? मोलस्का। मोलस्का, Yes, ma'am. मोलस्का के पास क्या है? मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया, इसको कौन सा ग्लैंड भी बोलते हैं बेटा? कैबर्स, कैबर्स ऑर्गन भी बोलते हैं, यही साइंटिस्ट ने ढूंढा होगा, ठीक है। और इसको बोजा, क्या नाम होता है बेटा? बोजामेन, इस टाइप का कुछ नाम है, ठीक है। बोंजामेन ऑर्गन, ठीक है, इस तरह का कुछ नाम, मैं थोड़ा भूल रही हूँ। मोलस्का। एंड उसके बाद बताओ? Gynodermata. एकाइनोडर्माटा। इसके पास इससे डरने, एनएस होता है. डर्माटा, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, भगवान ने फिर इसको गरीब बनाया, और ठीक है। इसके पास नहीं है, ये वाटर कैनाल का यूज कर रहा है, कुछ नहीं है। फिर बेटा हेमी, हेमिकोडाटा, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्या है इसके पास? प्रोबोस्किस, proboscis प्रोबोस्किस, gland. ठीक है। तो Proboscis. सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका हेमिकोडाटा से, प्लेटीहेलमिन्थस से आता है, और आता है आर्थ्रोपोडा के कॉकरोच से। मैम, हम्म, मैम जो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो शायद प्लेटी एलिमेंट के पास होता है ना. नहीं नहीं, एनालिडा के कुछ जो होते हैं ना, उनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है, एनालिडा के मैम कुछ के पास। प्लेटी एलिमेंट इसके पास भी होते हैं. तो कुछ प्लेटीहेलमिन्थस में भी होगा प्रोटोनेफ्रीडिया, लेकिन आप क्योंकि मैम सर्च करोगे ना। नहीं मैम, हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसमें थे इसीलिए. हाँ, लेकिन आप सर्च करोगे तो एनालिडा के जो कुछ होते हैं ना, उनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, एंड देन फिर वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनके पास फिर नेफ्रीडिया आ जाता है। ओके मैम. समझे? तो मतलब जो एनालिडा नए नए आए थे तो उनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया था, और फिर जो आगे जो बने थोड़े तो उनके पास फिर नेफ्रीडिया आ गया, फिर मोलस्का जाते जाते मेटानेफ्रीडिया हो गया। मतलब ये लोग ना वो बना रहे हैं, वो मूवी नहीं होती है 2.0, हाँ प्रो 2.0, उस टाइप का बना रहे हैं। So in most of the vertebrates, these structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organ called kidney. Some of these structure are mentioned here. Protonephridia और frame cell, देखो इसमें भी वही दिया हुआ है, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्रेम सेल। लेकिन आप ना, आप कहीं और अदर जगह भी सर्च करोगे, कभी सर्च करके देखना, या अभी सर्च कर लो, देखो एनालिडा के कुछ पार्ट में आपको प्रोटोनेफ्रीडिया देगा, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी कह रही है कि प्लेटीहेलमिन्थस, तो आप प्लेटीहेलमिन्थस लिखोगे, यहाँ नहीं लिखोगे, ठीक है, यहाँ नहीं लिखोगे, यहीं लिख देना, ठीक है। So protonephridia और flame cells are the excretory structure in platyhelminthes, क्योंकि इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते ना हम, मार्क्स तो एनसीईआरटी ही देगा। So अभी भी बहुत सारा करेक्शन हुआ है ना इसमें। हाँ, rotifers, some annelids and the cephalochordates, amphibious, protonephridia, देखो है फिर से some annelids, protonephridia are mainly concerned with ionic and fluid volume, देख रहे हो ना, दोनों जगह दिया हुआ है, ठीक। तो मैं भी गलत नहीं हूँ। फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, तो जब भी एक्सक्रीशन की बात आएगी तो एक्सक्रीशन तो करता ही है, ये सब ऑर्गन क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन भी कर दिया। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म एंड अदर एनेलिड्स। नेफ्रीडिया, देखो अदर एनेलिड्स, ऑल एनेलिड्स नहीं दिया है कि सारे एनेलिड्स का नेफ्रीडिया है, कुछ एनेलिड्स का क्या है बेटा? प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, मींस ऑस्मो रेगुलेशन। Malphizian tubules are the excretory structure of most of the insect, including cockroach. Malphizian tubules help in removal of nitrogenous waste and osmoregulation. तो बार बार सब में वही बता रहा है कि भाई जो भी आपका ऑर्गन है
उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट तो रिमूव होगा, साथ में क्या होगा, ऑस्मोरेगुलेशन होगा, ठीक है, आयन का बैलेंस भी होगा। एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, इसको हम ग्रीन ग्लैंड को हम क्या, एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड, तो इन सबके पास एंटीना होता है ना, ऐसे याद रख सकते हो, एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स। तो इसमें अगर प्रॉन्स आते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड आ जाएगा, इसमें आ जाएगा प्रॉन्स वगैरह में। क्लियर? तो बेटा एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की, एंड आई होप कि जैसे जैसे मैं पढ़ते जा रही हूँ आपको याद होता जा रहा है। अगर पूरा फोकस यहाँ है तो मैं पढ़ते जा रही हूँ और आपको याद होता जा रहा होगा, है कि नहीं? सो अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि आप बहुत छोटे क्लास से पढ़ रहे होंगे, इसमें होता क्या क्या है बेटा, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। तो मुझे बताओ पेयर में कौन कौन पाया जाता है? मैम यूरेटर, हाँ, किडनी और यूरेटर, ये पेयर में होता है और ये पेयर में होता है। मतलब ये दुख की बात ये है कि बच्चे छोटे क्लास से ये पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ना जब भी क्वेश्चन आता है कि पेयर में कौन कौन पाया जाता है तो बच्चे गलत कर देते हैं। भाई यूरेटर ट्यूब है ना, वो पेयर में है, किडनी पेयर में है, यूरिनरी ब्लैडर तो एक ही है ना, ब्लैडर तो एक ही है, 10 ब्लैडर लेके घूम रहे हो क्या तुम? नहीं ना, यूरिनरी ब्लैडर एक ही है, ओके। और यूरेथ्रा ओपनिंग है, तो ये तो एक ही होगी। सो किडनी, किडनी क्या करेगा, फिल्टर करेगा ब्लड को और यूरिन को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जैसे ही यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा वो कहाँ जाएगा, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में बूंद बूंद करके दिन भर में यूरिन क्या होगा, कलेक्ट होगा, और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तो सिग्नल कहाँ जाएगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर वहां से क्या सिग्नल आएगा, आई है मैडम, आई है, जोड़ की आई है, फिर मैडम से पूछोगे मे आई गो टू टॉयलेट मैम, हाँ। उसके बाद फिर जैसे ही जाओगे तो फिर सिग्नल क्या आएगा, भाई रिलैक्स करना, स्फिंक्टर मसल को रिलैक्स करना, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीशन हो जाता है। क्लियर? तो जब फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो थोड़ा बेशरम बन जाना, नहीं तो वहां जाके करना, हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैम क्या पढ़ा रही हैं, ऐसे कोई नहीं करेगा, समझ गए? जब फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो थोड़ा बेशरम बन जाओ। So in humans, the excretory system consists of a pair of kidney. देखो बेटा किडनी कैसा काम करता है पता है, आरओ है ना घर में, आरओ की तरह काम करता है। आरओ की तरह काम करता है ना, बिल्कुल हर जगह देखे हो आरओ लगा हुआ रहता है। फिल्टर हो करके धीरे धीरे करके पानी जो है निकलता रहता है। आरओ की तरह कैसे काम करता है ये मैं तुम लोगों को समझाऊंगी आगे जब मैं यूरिन फॉर्मेशन बताऊंगी। पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं किडनी का। So in human, the excretory system consists of a pair of kidney. हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, एंड यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ठीक है, देखो यहाँ पर पेयर दिया है, इसका मतलब समझ रहे हो, एनसीईआरटी चाहती है कि तुम जानो कि ये पेयर में है, और इससे क्वेश्चन भी दूंगी मैं, समझ गए? सो किडनी आज रेडिश ब्राउन, किडनी बिल्कुल किसकी तरह लगता है, राजमे की तरह। तो राजमा खाओगे तो किडनी अच्छा रहेगा, तो जो सब्जी जिसकी तरह दिखता है उसको खाओगे तो वो ऑर्गन अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। सो किडनी आर रेडिश ब्राउन, बीन शेप वाली कोई भी सब्जी खाओगे तो किडनी तुम्हारा क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबार। अच्छा किडनी आगे रहती है कि पीछे, आगे है या पीछे है, बैक साइड? बैक साइड। किडनी बैक है ना, तो लगातार आपको अगर बैक में दोनों तरफ में दर्द हो रहा है लगातार, या एक तरफ में बैक में आपको लगातार दर्द हो रहा है बहुत समय से, इट मींस कि आपका हो सकता है कि किडनी में कुछ ना कुछ असर हो रहा है। ठीक है मैम, अच्छा मतलब मैं समझ रही हूँ, इसलिए हो रहा था। अच्छा तुमको हो रहा है, दर्द हो रहा है क्या? मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। नहीं बेटा, अगर बैक में आपको पता है ना कि आपकी किडनी कहाँ पे लोकेटेड है, थोरैसिक जो लास्ट लंबार है ना, थोरैसिक का जो T12 है, वहां से L3 तक के बीच में, यहाँ जो कमर वाला रीजन होता है वहां पे, अगर आपको उस बीच में उधर पे दर्द हो रहा है लगातार कहीं पे, तो हो सकता है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, बैक साइड में। बैक साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा बायोलॉजी में, डॉर्सल, क्या बोलते हैं, डॉर्सल कहते हैं। तो बैक नहीं कहोगे, क्या कहोगे, डॉर्सल। ठीक है, बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक, कौन बेटा, वर्टिब्रल कॉलम के, वर्टिब्रल कॉलम का नंबर क्या है, 7, 12, 5, 5, 4, ये 4 मिल करके फिर लास्ट में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो 7 हमारा स्टार्टिंग का है, फिर 12 क्या है, थोरैसिक है ना, थोरैसिक है। तो 12 नंबर जो लास्ट जो थोरैसिक का है, वहां वाले बोन्स, वहां वाले वर्टिब्रल कॉलम से लेकर के इसका जो आपका लंबार का
1 2 3 तक होता है, वहां तक हमारा क्या प्रेजेंट होता है बेटा, वहां तक हमारा किडनी प्रेजेंट होता है। तो किडनी कितनी लंबी है आपकी, 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर की है। सो थर्ड लंबार वर्टिब्रल क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 टू 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका जो स्केल होता है ना, स्केल 10 सेंटीमीटर का होता है ना, तो आप याद रख लो 10 सेंटीमीटर जितना आपका किडनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ इसकी कितनी है, 5 से 7 है, और थिकनेस कितनी है, 2 से 3 है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। ओके, फिर थिकनेस देख लिया हमने, इसका वेट कितना है, 120 से 170 ग्राम का इसका वेट होता है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी, किडनी के सेंटर में, जैसे कि राजमा होता है ना, जैसे राजमा होता है वैसे ही किडनी के सेंटर में कॉन्केव सरफेस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इस तरह से ये रहता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये नॉच प्रेजेंट है, ये जो नॉच प्रेजेंट है, गड्ढा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। और इस हाइलम से, इस हाइलम से जैसे हम सीड देखते हैं ना, सीड से ऐसे अंकुरित होकर के निकलता है ना, हाँ, उस तरह से बेटा इसमें से, इसमें क्या होता है, रीनल वेन, यहाँ पर क्या होता है, यूरेटर, ब्लड वेसल, ठीक है, यूरेटर होता है, यूरेटर, इससे क्या होगा, यूरिन निकलेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या अटैच होता है, रीनल, रीनल वेन होता है। रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी, ठीक है, रीनल वेन होता है। रीनल वेन क्या करेगी, रीनल वेन क्या करेगी, जो भी चीजें एब्जॉर्ब की है इसने, ठीक है, ब्लड जब अंदर गया उससे एब्जॉर्ब किया ना, ग्लूकोज दिया, बोला ए मेरा ग्लूकोज वापस दे, मेरा सोडियम वापस दे, मेरा पोटेशियम वापस दे, सब लेके कहाँ जा रही है ना। तो वो सब चीजें जो ये वापस लेती है, ब्लड वगैरह सब कुछ जो वापस लेती है, वो रीनल वेन के थ्रू कहाँ जाता है बेटा, रीनल वेन के थ्रू कहाँ जाता है, बॉडी में, बॉडी में वापस जाता है रीनल वेन के थ्रू, ठीक है, बॉडी में वापस जाता है। और फिर ऑक्सीजनेटेड होकर के, फिर ये ऑक्सीजनेटेड हार्ट के पास जाकर के ऑक्सीजनेटेड होकर के ये कहाँ आता है, रीनल आर्टरी के थ्रू। ये क्या है बेटा, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के थ्रू कहाँ से आता है, हार्ट से, हार्ट से रीनल आर्टरी के थ्रू आता है, और क्या करता है, ऑक्सीजन लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है। और ऑक्सीजन लेकर के क्या कहता है कि चलो सारे किडनी के एक एक जो नेफ्रॉन हैं उनको हम क्या दे दें, किडनी के एक एक नेफ्रॉन को हम क्या दे दें, ऑक्सीजन दे दें, तभी तो वो जिंदा रहेंगे। और ये नेफ्रॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं बेटा, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ऐसे, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है। फिर इधर से एक दूसरा बॉमेन कैप्सूल आता है, फिर इसका ये, फिर इसका डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट, ओके। तो तुमने देखा कि मैंने दो नेफ्रॉन का, ये नेफ्रॉन है और ये नेफ्रॉन है, दो नेफ्रॉन है लेकिन उसका कलेक्टिंग डक्ट एक ही है, हाँ, सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, क्यों, क्या ऐसा होता है, सही बनाया मैंने, सही बनाया बेटा। देखो जब भी आपको ना ये पूछा जाए कि यूरियो जेनाइटल, ठीक है, यूरियो जेनाइटल ट्रैक, या फिर आपको पूछा जाए कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का एक्चुअली एग्जैक्ट पार्ट, ठीक है, जो कि किसी के साथ शेयर नहीं होता, वो कौन कौन सा पार्ट होता है, एक सिंगल यूरिनीफेरस, ठीक है, यूरिनीफेरस जो ट्यूब्यूल है उसका पार्ट कौन कौन सा है, तो बॉमेंस है, पीसीटी है, नेफ्रॉन है और डीसीटी है। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ना, कलेक्टिंग डक्ट वो 3-4 नेफ्रॉन का एक हो सकता है, समझ गए, 3-4 नेफ्रॉन का एक कलेक्टिंग डक्ट हो सकता है, समझ गए। तो यहाँ से बूंद बूंद करके ये कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, ओके, यहाँ से बूंद बूंद होकर के कहाँ जाता है, यूरेटर में जाता है। और जो रीनल आर्टरी, डायग्राम दिख रहा है ठीक से, यस ठीक है, मैम, रीनल आर्टरी बेटा अंदर जाके किसमें बदल जाती है, आर्टेरियोल में, किसमें बदल जाती है बेटा, आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल्स में। और ये आर्टेरियोल्स फिर कहाँ जाते हैं, यहाँ ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलस में जाते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, इसके चारों ओर इर्द गिर्द घूम के इसको पूरा ऑक्सीजन देते हैं, हाँ। और इससे जो निकल गया, इससे जो आपका जो नेफ्रॉन से जो वेस्ट निकल गया, ये क्या करता है, सॉरी, जो इंपॉर्टेंट थिंग जो रीअब्जॉर्ब कर ली गई वो कहाँ जाता है, रीनल आर्टेरियोल में बदलता है, और फिर रीनल वेन के थ्रू कहाँ चला जाता है, बॉडी में। तो इस तरह से काम पूरा चल रहा है हमारे बॉडी, ठीक है।
तो ये हम और डिटेल में समझेंगे, अभी मैंने इसको ऊपर ऊपर बताया आपको। So towards the center of the inner concave surface of the kidney, there is a notch called hilum, through which ureter, blood vessel, nerve center. Hilum है जहाँ से सब कुछ enter हो रहा है. Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis. जब ये अंदर जा रहा है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, रीनल पेल्विस। मैं थोड़ा सा आप लोगों को डायग्राम दिखा दूं। देखिए मैंने क्या बताया अभी तक कि भाई 3 पाइप जाती हैं, एक तो है यूरेटर जिससे कि बूंद बूंद करके क्या जाएगा, यूरिन, ठीक है। दूसरा है रीनल वेन। रीनल वेन क्या करेगा कि किडनी से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या करेगा, ये वापस लेकर के बॉडी को दे देगा। तीसरा है कि रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जी हार्ट के थ्रू आया और ये क्या करेगा, किडनी के एक एक जो सेल हैं, नेफ्रॉन है, उनको क्या करेगा, ऑक्सीजन देने का काम करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन देने का काम करेगा। उसके अलावा देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैलिक्स क्या होता है और आपका रीनल पेल्विस क्या होता है, ठीक है। ये जो रीजन है बेटा, ये जो रीजन है आपका, ये जो एरिया है देख रहे हो, इसको क्या कह रहे हैं, रीनल पेल्विस। ये जो खाली एरिया, इसको क्या कह रहे हैं हम, रीनल पेल्विस कह रहे हैं, ठीक है। रीनल पेल्विस ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर और ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, कैलिक्स। इसको क्या कह रहे हैं, कैलिक्स कह रहे हैं। इसके ऊपर जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड। और मेड्यूलरी पिरामिड किस रीजन पे प्रेजेंट है बेटा, ये पूरा रीजन को हम क्या कहते हैं जिसमें मेड्यूलरी पिरामिड प्रेजेंट है, दिस रीजन इज नोन एज मेड्यूला। दिस रीजन इज नोन एज मेड्यूला। और उसके ऊपर वाला जितना पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और इधर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मेड्यूला। और मेड्यूला में ही क्या प्रेजेंट है, मैं दूल्हा नहीं, मेड्यूला, है ना, मेड्यूलरी पिरामिड ठीक है, मेडुलरी पिरामिड। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जहां से क्वेश्चन आता है, देखो जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स बीच बीच में, मेडुलरी के बीच बीच में ये जगह बना रहा है। यहाँ गैप देख रहे हो, यहाँ पे भी प्रेजेंट है कॉर्टेक्स, ये भी रीजन कॉर्टेक्स है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, रीनल कॉलम, या फिर हम क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। कॉलम ऑफ बर्टीनी क्यों कहते हैं, अरे मेरे स्टूडेंट हो, अभी तक तो बता दो। हाँ नेम होगा, कोई भी फालतू नाम अगर दिया है ना बेटा, मतलब समझ लो कि कोई साइंटिस्ट का नाम होगा। हाँ इतने साल से पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ ना कि कोई भी फालतू नाम है, मतलब कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, है ना, फॉरेनर साइंटिस्ट का। तुम लोग खोजोगे तब तुम लोग का नाम होगा, कॉलम ऑफ आयुष, कॉलम ऑफ राजू, कॉलम ऑफ भवान भवानी, ठीक है। सो कॉलम ऑफ बर्टीनी। देन इसके ऊपर एक छिलके जैसा, राजमा खाए हो ना, तो राजमा को पानी में सोक कर दो तो कैसा निकलता है, छिलके जैसा पार्ट निकलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी छिलके जैसा प्रेजेंट है कवर। क्यों प्रेजेंट है भाई, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है, रीनल कैप्सूल, ठीक है। तो हर जगह रीनल नाम क्यों दिया है बेटा, क्योंकि रीनल का मतलब ही क्या होता है, किडनी। रीनल का मतलब ही क्या होता है, किडनी। तो किडनी की आर्टरी, किडनी का वेन, किडनी का पेल्विस, किडनी का कॉलम, किडनी का कैप्सूल, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है ना किडनी का सुन के। काश यहाँ पे रीनल ना लिखा होता, काश यहाँ पे किडनी लिखा होता, तो कितना आसान होता याद करना। ओके तो सबको याद हो गया ये पूरा डायग्राम। हाँ तो बेटा यहाँ से आपकी लेबलिंग आती है, लेबलिंग के साथ आपको क्या दे दिया जाएगा, फंक्शन, कि क्या फंक्शन है, ओके। तो आपको मैच करना होगा। तो क्वेश्चन तो मैं कराऊंगी, उटपटांग क्वेश्चन मैं दूंगी आप लोगों को। सो मेडुलरी पिरामिड, अच्छा वहां थे ना अपन, हाँ। कैलिक्स हमने देख लिया, प्रोजेक्शन होता है कैलिक्स। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, टफ होता है। एंड किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, कौन सी ग्लैंड, कौन से ग्लैंड, गजनी हो गए हो क्या सारे, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, उससे क्या निकलता है, लाइट फाइट है मैम, मैंने बोला तो था। हाँ एड्रीनल ग्लैंड, उससे क्या निकलता है, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, कैटिकोलामाइन, ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं, है ना। अभी रास मैकेनिज्म भी उसी को बेस में लेकर के अपन पढ़ेंगे।
सो इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है। द मेडुला इज डिवाइडेड इन अ फ्यू कॉनिकल मास, मेडुलरी पिरामिड। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड के बीच में अगर कॉर्टेक्स अपनी टांग अड़ा दे तो उसको क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ भट्टिनी, है ना, समझ गए। So each kidney has nearly 1 million of complex tubular structure called nephron। भाई मिलियनर हो तुम लोग, क्यों बोलते हो गरीब हैं गरीब हैं, हाँ 1 मिलियन नेफ्रॉन है बेटा तुम्हारे पास, हाँ, और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है तुम्हारे पास, तो तुम भी अरबपति हो। सो ईच किडनी हैज 1 मिलियन ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन, जिसको हम कहते हैं विच आर द फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है, फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन। एक्चुअल में सारा काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है, लेकिन हम एज अ टीम बोल रहे हैं ना, कि एज अ ग्रुप बोल रहे हैं, तो फाइनली हम क्या कह रहे हैं कि किडनी काम कर रही है, लेकिन किडनी काम नहीं कर रही है, काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन। ऐसे ब्रेन में काम कौन कर रहा है, न्यूरॉन, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ब्रेन काम कर रहा है। सो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, 2 पार्ट होता है नेफ्रॉन का, ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है बेटा, टफ्ट होता है ना, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कैपिलरी का क्या हो गया, गुच्छा। टफ्ट ऑफ कैपिलरी मतलब कैपिलरी का गुच्छा। फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टेरियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द इफेरेंट आर्टेरियोल। देखो इसमें 2 आर्टेरियोल होती है, एफेरेंट आर्टेरियोल और इफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। एफेरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लाता है या ब्लड को भेजता है, लाता है। भेजता है। ठीक है, ये ब्लड को क्या कर रहा है बेटा, ला रहा है। और इफेरेंट आर्टेरियोल क्या करता है, एक्चुअली ये एग्जिट करना चाहता है, एग्जिट करना चाहता है, लेकिन जब ये एग्जिट करने वाला होता है इसको याद आता, अरे यार एक जरूरी काम तो भूल गए अपन, कौन सा काम, ऑक्सीजन देना, है ना, ये ऑक्सीजन देना तो अपन भूल गए। तो फिर ये इफेरेंट आर्टेरियोल क्या करता है, इसके चारों ओर घूमता है, ये कहता है यार मैंने तो ऑक्सीजन दिया ही नहीं और मैंने इससे इंपॉर्टेंट चीज तो ली ही नहीं, है ना, तो ये क्या करता है, फिर इसके चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एफेरेंट आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियोल। तो एफेरेंट आर्टेरियोल के थ्रू चीजें आई, नेफ्रॉन के पास आई, ठीक है, मतलब ब्लड आया, और ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सॉल्ट है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, सब कुछ है। तो क्या सब कुछ हम वेस्ट कर देंगे, इतनी मेहनत से कमा कर खाए हैं, नहीं, सब कुछ हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ चीजें इसके साथ इंपॉर्टेंट भी चली जाएंगी, जो किसको लेना है, जो किसको लेना है बेटा, इफेरेंट आर्टेरियोल को, किसको लेना है, इफेरेंट आर्टेरियोल को लेना है, ठीक है, इफेरेंट आर्टेरियोल को लेना है। तो इफेरेंट आर्टेरियोल फिर क्या करेगा, इसके चारों ओर घूम घूम करके बोलेगा ला मेरा सामान वापस कर, हाँ, तो सारा सामान अपना वापस मांगेगा उससे। The renal tubule begin with a double wall cup like structure called the Bowman's capsule। Bowman's capsule बेटा इसको कहते हैं, है ना, Bowman's capsule। Bowman's नाम क्यों पड़ा, अगेन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, बॉमेन नाम के साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने ये कैप्सूल देखा होगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे चाय का कप, ठीक है, चाय के कप में छन्नी डली हो, चाय के कप में आपकी छन्नी डली हो, और उस छन्नी में क्या है बेटा, उस छन्नी में चाय पत्ती है, अदरक के टुकड़े हैं, सब कुछ है ना। और हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चाय इसमें जाए, लेकिन चाय के साथ क्या चली जा रही है, अदरक, चाय पत्ती सब चली जा रही है, समझ गए। तो ऐसे ही हम क्या चाह रहे हैं, इस छन्नी से सिर्फ और सिर्फ क्या जाए, यूरिया जाए, लेकिन यूरिया के साथ साथ क्या चला जा रहा है, ग्लूकोज और सारी इंपॉर्टेंट चीजें चल जा रही है। तो हम उसको फिर वापस लेते हैं, चल वापस कर मेरा सारा सामान, ठीक है। So which enclose the glomerulus, glomerulus along with Bowman's capsule। This is very 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 important line बेटा, कई बार ये आया हुआ है, ठीक है। ग्लोमेरुलस प्लस Bowman क्या कहलाता है, मालफिजियन बॉडी। ठीक है, Bowman क्या कहलाता है, मेल्फिजियन, मेल्फिजियन बॉडी। तो आपको यहाँ पे मेल्फिजियन कैनाल दे सकता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल दे सकता है, मेल्फिजियन बॉडी दे सकता है। तो याद रखना हमारे पास क्या है, बॉडी है, मेल्फिजियन बॉडी है, और इसको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल, क्या कहते हैं, स्कल, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। एफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल से भी क्वेश्चन आता है, ए फाइन ब्रांच
of renal artery, blood from the glomerulus is carried away by efferent. ग्लोमेरुलस से ब्लड अवे कहां से जाती है, किससे जाती है, इफेरेंट। तो ई से याद रखो एग्जिट, ठीक है, एग्जिट। अवे कैसे जा रही है, एग्जिट किससे हो रही है, इफेरेंट से। एग्जिट किससे हो रही है, इफेरेंट से। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफेरेंट, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफेरेंट, ठीक है। और एफेरेंट से क्या हो रही है, आ रही है, आओ माल लेके आओ, है ना, माल लेके आओ, मेरा माल लेके आओ, और फिर वहां ले जाओ। तो ए से आओ, ए से एफेरेंट। So glomerulus along with Bowman capsule is Malpighian body or the renal corpuscles. The tubule continue further to form a highly coiled network called proximal convoluted tubule. फिर ये आगे जा करके क्या बनाती है बेटा, आगे जाके क्या बनाती है, टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब्यूल बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, PCT, जिसको हम क्या कहते हैं, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, पहले, है ना, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, पहले। तो कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा, रटेगा नहीं इसको। प्रॉक्सिमल मतलब पहले, डिस्टल मतलब बाद में। तो पीसीटी पहले आएगा, डीसीटी बाद में आएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या आता है बेटा, लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले आता है। और लूप ऑफ हैंडले के बाद क्या आता है, डीसीटी, डीसीटी, ठीक है। तो अगर याद नहीं रहता अभी तक, तो ऐसे तुम लोगों को याद होना चाहिए। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जब आप पहले लड़ाई कर ले तो उसके बाद बोलते हैं देख लूंगा तेरे को, है ना, देख लूंगा तेरे को बाद में। तो देख लूंगा, डी से देख लूंगा बाद में, तो ये ना बाद में आता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाद में आता है। और फिर क्या आता है बेटा, इसके बाद क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? यस मैम, आई होप कि सबको इतना समझ में आ गया है बहुत बढ़िया से, है ना। यस मैम, बहुत अच्छे से समझा। मजा आया लेक्चर, बहुत मजा आया, मैम है आज ना। बहुत इंटरेस्ट आया है। कितने हाँ दिनों बाद बेटा, देखो बेटा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हैंडले का लूप कहते हैं। अब हैंडले का लूप मतलब कि हैंडले साहब ने इसको देखा होगा, इसीलिए हैंडले का लूप। अरे तुम लोग अपना नाम भी डलवाओ यार, हिमानी लूप, राज लूप, मैम, खुशी लो, खुशी लूप, है ना। इन इज द नेक्स्ट पार्ट। मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बात बताती हूँ, जब मुझे नाम नहीं याद आते थे ना, तो मैं वहां अपना नाम लिख देती थी या कोई साइंटिस्ट का नाम लिख देती थी। फिर एग्जाम में उसी ऑप्शन को सर्च करना, अरे खुशी लो क्या लिखा है ना। सो विच हैज ए डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। इसमें डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैम मेरे को तो मजा आ रहा है, पढ़ा दो। चलो ये वाला लाइन पढ़ ही लेते हैं अपन, ठीक है। तो बेटा जो पूरा ही कर लेते हैं। हाँ, लूप ऑफ हैंडले होता है ना, लूप ऑफ हैंडले होता है, ये यू पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा इसका असेंडिंग कहाँ है, डिसेंडिंग कहाँ है। मैम पहले डिसेंडिंग है ना, लेफ्ट वाला ये डिसेंडिंग है। देखो बेटा, सबसे सिंपल बात है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ना, ये स्टार्ट हो रहा है इधर से। जिधर से स्टार्ट होगा तो वो जब नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है ना, तो ये क्या होगा, नीचे जा रहा है तो क्या होगा बेटा, डिसेंडिंग, है ना, डिसेंडिंग होगा। और जब ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या होगा, असेंडिंग होगा, ठीक है, ये असेंडिंग हो जाएगा। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज हाईली, देखो लिखा है ना कि असेंडिंग लिम्ब ही कंटिन्यू होता है और क्या बनाता है, डीसीटी। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि असेंडिंग लिम्ब डीसीटी में बना रहा है या डिसेंडिंग लिम्ब डीसीटी बना रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो देखो ना। स्टार्ट हो रहा है आपका बॉमेंस कैप्सूल से, पीसीटी बना, फिर नीचे जाएगा तो डिसेंडिंग, फिर ऊपर आएगा तो असेंडिंग, फिर आगे जाकर के आपका क्या बनेगा, डीसीटी बनेगा, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल मतलब बाद में, कॉन्वोल्यूटेड मतलब आड़ा तिरछा, हाँ, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। देखो मैंने झूठ नहीं कहा था, द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, समझ गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सो मैनी ऑफ विच कवरेज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस। और फिर ये सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट किस में आते हैं बेटा, रीनल पेल्विस एरिया में, खुली एरिया में, है ना, खुले में शौच, खुली एरिया में सारे के सारे आ जाते हैं बूंद बूंद। थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड इन द कैल्सिस, द मेल्फिजियन corpuscles PCT, DCT and of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये पूरा रीजन
ये पूरा रीजन कहाँ पे होता है बेटा? ये इतना रीजन कहाँ पे होता है? कॉर्टेक्स। कहाँ पे होता है? कॉर्टेक्स में होता है। और ये जो लूप ऑफ हैनले वाला रीजन है, लूप ऑफ हैनले वाला जो रीजन है, ये किस में चला जाता है? मेड्यूला में। कहाँ चला जाता है? मेड्यूला में चला जाता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हैनले इज टू शॉर्ट। मोस्टली क्या होता है? लूप ऑफ हैनले इतना शॉर्ट होता है एंड एक्सटेंडेड वेरी लिटिल टू द मेड्यूला, बहुत थोड़ा सा मेड्यूला में जाता है। ठीक है, सच नेफ्रॉन इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो साइड में आप लिख लोगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हैनले LOH इज शॉर्ट। ये कैसा है? शॉर्ट है और बहुत कम जाता है मेड्यूला में। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हैनले इज वेरी लॉन्ग एंड डीप डाउन इनटू द मेड्यूला। ऐसे वाले को क्या कहते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसमें क्या होता है? लूप ऑफ हैनले इज लॉन्ग। ठीक है, ओके। द efferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule। जो efferent arteriole है उसका क्या काम था बेटा? कि अब तुम वापस जाओ, लेकिन वो क्या करेगी? है ना, ये इसके चारों ओर घूमेगी। efferent arteriole अब इसके चारों ओर घूम घूम के क्या करेगी? इससे सामान मांगेगी। ठीक है, वापस मांगेगी सामान। तो तुमको क्या लगता है? हाँ, ये तुमको क्या लगता है ये कैसे सामान मांगती है? तुमको क्या लगता है कि ये पहले PCT से DCT में जाती है, इस तरह से जाती है, या PCT से लूप ऑफ हैनले में जाती है? ये कैसे जाती है, कैसे सामान मांगती है? तो दोनों तरफ होती है एक साथ ही। देखो, ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये ग्लोमेरुलस है, ये efferent है। ठीक है, ये efferent है। ये efferent बेटा ये इसके चारों ओर घूमती है ना। मेरा कुछ सामान तेरे पास पड़ा है, तो अब वापस कर पगली, कितने दिन रखेगी? तो इसके चारों ओर घूमती है। PCT फिर DCT, उसके बाद वापस आती है बेटा, और यहाँ घूमती है, तब जाके फिर ये किस में बदल जाती है? जब ये इसके चारों ओर घूमती जाती है तो क्या बन जाती है? ऑक्सीजन देती जाती है। और क्या लेते जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। साथ में क्या लेती है? सारे न्यूट्रिएंट ले लेती है, सारे आयंस ले लेती है। और उसके बाद जो इसका लाल गाढ़ा रंग था वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ब्लू टाइप। मतलब कि ये किस में कन्वर्ट हो गई? अब वेन में, रीनल वेन में डीऑक्सीजनेटेड हो गई ना बेटा। समझ गए? अब ये कहाँ जाएगी? बॉडी को वापस देगी सारी चीजें लेकर के। क्लियर? आगे हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, मजेदार चैप्टर है ये पूरा। So a minute vessels of this network runs parallel to the Henle's loop forming U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephron। यही बेटा, यही जब नीचे Henle's loop के चारों ओर घूमती है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। जब लूप ऑफ हैनले के चारों ओर जब ये घूमती है तो इसको क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। समझ गए? सो वासा रेक्टा किसी किसी में एब्सेंट होता है और किसी किसी में हाईली रिड्यूस होता है। इज दिस क्लियर? ये यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया ना? तो अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और पूरा डिटेल में बताऊंगी कि यूरिन कैसे बनता है। ठीक है, वो और इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूरिन कैसे बनता है वो तो बहुत मजेदार है। आज का लेक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग था, मजा आया।